हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल। मैं एज अ मेंटर यहाँ आप सभी के साथ जुड़ रही हूँ और आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी सीरीज का बहुत ही अवेटेड पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। आज के इस एनालिसिस में हम डिकोड करेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक का एक सुपर क्रूशियल चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉजिकल चैनल हमेशा से अपने टॉप क्वालिटी डीपली रिसर्च कंटेंट के लिए जाना जाता है और ये मास्टर क्लास भी बिल्कुल वैसी ही होने वाली है, जहां हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल को विजुअल्स के थ्रू दिमाग में सेट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मास्टर क्लास का सिलेबस और फ्लो बिल्कुल क्लियर रखना है। हम इन 5 टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला, जेनेसिस ऑफ द डिमांड। दूसरा, असेंबली एनाटॉमी एंड वर्किंग। तीसरा, आर्किटेक्ट्स एंड ग्लोबल ब्लूप्रिंट्स। चौथा, इनैक्टमेंट एंड की माइलस्टोन्स। और आखिर में क्रिटिसिज्म्स एंड एसेंशियल ट्रिविया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो है जेनेसिस ऑफ द डिमांड। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में संविधान बनाने का आइडिया ऐसे ही एक दिन में नहीं आ गया था। ये एक पूरी लंबी जर्नी थी और ये विजुअल एक्सप्लेनर बिल्कुल एक हाई यील्ड रिवीजन मैट्रिक्स की तरह डिज़ाइन किया गया है, जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रेपरेशन को एक सॉलिड एज देगा। अगर हम इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन को देखें तो कहानी शुरू होती है 1934 से, जब एम.एन. रॉय ने सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सामने रखा। उसके ठीक एक साल बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इसकी डिमांड कर दी। फिर आता है 1938, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बिना किसी बाहरी दखल के बनेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1940 के अगस्त ऑफर में इस प्रिंसिपल को मान लिया। उसके बाद 1942 का क्रिप्स प्रपोजल आया, जिसे मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया, और फाइनली 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने इस असेंबली के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है असेंबली एनाटॉमी एंड वर्किंग। यहाँ हम इस बॉडी के एक्चुअल स्ट्रक्चर को समझेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से अगर हम सीट्स का ब्रेकडाउन देखें तो टोटल स्ट्रेंथ थी 389 सीट्स। इसमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया की थीं और बाकी 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थीं। ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स भी आगे डिवाइडेड थीं, 292 गवर्नर्स प्रोविंसेस में और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस में। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर लगता है कि मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्ट हुए थे, पर नहीं, ये सभी इनडायरेक्ट इलेक्शंस और नॉमिनेशंस के थ्रू आए थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर डायरेक्टली नहीं चुने गए थे। 1946 के इलेक्शंस का रिजल्ट काफी दिलचस्प था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लगभग 70% शेयर के साथ 208 सीट्स पर जीत हासिल की और मुस्लिम लीग के खाते में 73 सीट्स आईं। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स की बात करें तो लगभग हर सोशल सेक्शन यहाँ रिप्रेजेंटेड था। एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि इस असेंबली में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। और हाँ, एक डिटेल जो हमेशा फंसाती है, सभी बड़े नेता वहां थे, लेकिन महात्मा गांधी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं थे। जैसे ही असेंबली बनी, दिसंबर 1946 से लगातार एक्शन शुरू हो गया। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा को एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया, जो कि एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट दिन, 13 दिसंबर, जब जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये रेजोल्यूशन एक्चुअली में हमारे आगे के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का एक फिलोसॉफिकल ब्लूप्रिंट था, जिसे सबने एक आवाज में मान लिया था। फिर आता है 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने काफी कुछ बदल दिया। पार्टीशन के बाद जब मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने विड्रॉ किया तो असेंबली का साइज 389 से ड्रॉप होकर 299 रह गया। पर इससे एक बड़ा बदलाव ये आया कि अब असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन चुकी थी, यानी अब हमारे फ्री इंडिया के नियम हम खुद तय कर सकते थे और ये बॉडी आज़ाद भारत की पहली लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। एक और बहुत ही क्रूशियल एग्जाम ट्रैप यहाँ बनता है। देखिए, इस असेंबली के पास अब 2 अलग-अलग रोल्स थे। जब ये संविधान बनाने के लिए मिलती थी, तब उसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। लेकिन जब यही सेम बॉडी आम कानून बनाने के लिए यानी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी, तो उसकी चेयरमैनशिप जी.वी. मावलंकर करते थे। ये मीटिंग्स अलग-अलग दिन होती थी और ये दोनों फंक्शंस 26 नवंबर 1949 तक ऐसे ही लगातार चलते रहे। आगे के डीप फैक्ट्स में जाने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल ब्रेक।
पॉलिटी के ये डिटेल्स और फैक्ट्स कभी-कभी थोड़े ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। कीप ग्राइंडिंग फॉर दैट एग्जाम। आपकी आज की ये मेहनत कल जरूर रिजल्ट लाएगी, तो बस सभी स्टूडेंट्स को अपना एनर्जी लेवल एकदम हाई रखना है। और हाँ, इस ऐसे ही टॉप टियर स्ट्रक्चर्ड प्रेप को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए लॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आगे भी ऐसी अमेजिंग मास्टर क्लासेस और डीप एनालिसिस लाते रहेंगे, जिससे किसी का भी कोई कॉन्सेप्ट कभी भी पीछे ना छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, आर्किटेक्ट्स एंड ग्लोबल ब्लूप्रिंट्स। यहाँ हम देखने वाले हैं कि इस मास्टर डॉक्यूमेंट को फाइनली बनाया किसने और दुनिया भर से क्या इंस्पिरेशन ली गई। कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल ड्राफ्टिंग के लिए कई मेजर कमिटीज बनी थीं। इनके चेयरमैन याद रखना बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू जी के पास यूनियन पावर्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स कमिटी थी। सरदार पटेल जी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और फंडामेंटल राइट्स जैसी वाइटल एडवाइजरी कमिटी संभाल रहे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमिटी देख रहे थे। इन नेम्स और कमिटीज को विजुअली दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में काफी बार आते हैं। लेकिन इन सबके बीच इस पूरे प्रोसेस का जो एक्चुअल इंजन रूम था, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये 29 अगस्त 1947 को बनी और इन्होंने अपना ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लगभग 141 डेज बैठक की। इसके चेयरमैन हमारे चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे। उनके साथ 6 और ब्रिलियंट मेंबर्स थे, N. गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये नाम एग्जाम के लिए बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। हमारी निर्माताओं ने प्रैक्टिकली 60 देशों के संविधान को थर्ली स्टडी किया था। इसका सबसे बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली लिया गया। अगर ग्लोबल इंस्पिरेशंस की बात करें तो यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे कंसेप्ट्स लिए। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी लिए और कनाडा से एक स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले फेडरेशन का आइडिया उठाया। ये लिस्ट यहाँ रुकी नहीं। फ्रांस से रिपब्लिक और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के स्ट्रॉन्ग आइडियल्स आए। यूएसएसआर यानी आज के रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट लिया। साउथ अफ्रीका से संविधान में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर आया और इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होना, ये क्रूशियल प्रोविजन जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर रखा गया था। अब देखते हैं सेक्शन 4, इनैक्टमेंट एंड की माइलस्टोन्स। संविधान बनाने के साथ साथ इस असेंबली ने हमारे राष्ट्र के कई इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी अपनाए थे। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आने से ठीक पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट हुए और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट चुने गए। अगर हम टाइम और कॉस्ट की बात करें तो इस जाइगेंटिक टास्क में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और उस वक्त इसमें करीब 64 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर आया था। यहाँ इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट की डेट्स का डिफरेंस समझना एकदम इसेंशियल है। 26 नवंबर 1949 वो दिन था जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मली इनैक्ट हुआ था और उस दिन 284 मेंबर्स ने इस पर साइन किए थे। सिटीजनशिप और इलेक्शंस जैसे कुछ प्रोविजंस उसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन बाकी का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, जिसे डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में इसी दिन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कमेमोरेट किया गया था। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, क्रिटिसिज्म्स एंड एसेंशियल ट्रिविया। स्ट्रिक्टली एक एजुकेशनल और इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस असेंबली पर कई क्रिटिसिज्म्स भी आए थे। किसी ने कहा कि ये नॉट रिप्रेजेंटेटिव थी क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे। कुछ ने इसे टाइम कंज्यूमिंग बताते हुए ड्रिफ्टिंग कमेटी तक कह दिया। कुछ ऑब्जर्वर्स को लगा कि ये कम्प्लीटली कांग्रेस और हिंदू डोमिनेटेड थी या यहाँ सिर्फ लॉयर्स का दबदबा था। लेकिन अगर हम एक्चुअल रियलिटी देखें तो ऑलमोस्ट हर सोशल कैटेगरी वहाँ रिप्रेजेंटेड थी और चूंकि भारत जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए एक वाटरप्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए था, इसलिए कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज और समय दोनों ही लगना पूरी तरह जस्टिफाइड था। अब बारी है कुछ रैपिड फायर एग्जाम ट्रिविया की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल सील पर एलिफेंट यानी हाथी का सिंबल था। सर BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया था।
अगर कैलीग्राफी की बात हो तो संविधान के इंग्लिश वर्जन को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत ही खूबसूरत फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा था और हिंदी कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्या ने की थी। और इन पेजेस की ब्यूटी इन्हांस करने वाले कलाकार शांति निकेतन से थे, जैसे नंदलाल बोस और ब्योहर रमानोहर सिन्हा। तो स्टूडेंट्स, इसी सॉलिड पॉइंट के साथ हमारा आज का ये डीप एनालिसिस यहाँ पूरा होता है। इस डिटेल ब्रेकडाउन के बाद मुझे पूरा यकीन है कि द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक एस्पेक्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। लॉजिकल चैनल के साथ इस लर्निंग जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप स्टडिंग हार्ड, आप अपना अगला एग्जाम जरूर फोड़ेंगे।